नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए पूरा वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। 21 तारीख को भी एग्ज़ाम था, 22 को भी एग्ज़ाम था और 23 तारीख को भी कल जो एग्ज़ाम है। तो 4 तारीख तक जो एग्ज़ाम यहाँ पर ये रहेंगे आपके। तो और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप या सबसे पहले इसमें देख सकते हैं गद्यांश जो पूछा गया था। तो हो सकता है गद्यांश बीच में आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। और ये जो गद्यांश है इसके एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्या क्या पूछे गए हैं, उसके बाद फिर हम जो गद्यांश जो उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन किन क्षेत्रों में है और निम्न में कौन सी भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन कौन सा है। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है किस पर और गद्यांश का मुख्य जो तथ्य है वो क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन जो आपने इसी गद्यांश में से ही इनको फिल करना होगा। तो गद्यांश को एक बार में ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि बार बार गद्यांश पर ना आना पड़े, क्योंकि एग्जाम जो होता है उसमें समय भी बहुत कम होता है। तो क्या इसमें कहा गया था, भारत संगीत, नृत्य, नाटक, लोक परंपराओं, गीत, निष्पादन कला, उपासना पद्धति, चित्रकला और आलेखन के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिन्हें समेकित रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। सभी जगह के लोगों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सदियों पुरानी संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा दोनों क्षेत्रों की जनता के पारस्परिक संबंधों को प्रेरित करती रही है। बैंकॉक क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति एवं धर्म ग्रंथों पर भारतीय विरासत का दृश्य प्रभाव है। बौद्ध धर्म की विशेषता तथा विनम्रता, भद्रता, न्याय और दानशीलता के प्रति गहरी आस्था एवं दृढ़ विश्वास है। उस क्षेत्र की भाषाओं और संस्कृति में अनेक समानताएं हैं। पंचतंत्र और जातक कथाएं अति उत्साह से सुनाई जाती हैं और वे लोक साहित्य का हिस्सा भी हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सामान्य संस्कृति बौद्ध संस्कृति के अतिरिक्त मान ग्रंथ रामायण ही है। अंकोरवाट मंदिर में एक बहुत बड़ा रामायण खंड है जिस पर असुरों और वानरों के युद्ध का चित्रण हुआ है। सार्क भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बहुपक्षवाद एवं व्यक्ति संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। परस्पर सहयोग हेतु ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में मार्गदर्शिका निर्धारण किए जाने के साथ ही इन देशों के लोगों के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के मध्य पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान, पुरातत्व, संगीत, नाटक और योग के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत की नरम शक्ति स्थिति क्षेत्रों के साथ अलग अलग है। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध संस्कृति भारत को उस क्षेत्र से जोड़ती है। हिंद महासागरीय देशों में मौसम परियोजना मानसून लोगों को सामान्य विशेषताओं से जोड़ती है। कई नए संपर्क सूत्र उभर कर सामने आए हैं, यथा क्रिकेट संधि जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट संयोजन प्रदर्शनी जो है उनके द्वारा दर्शाए गए हैं। अंतर विरोधों को समाप्त करता है। इसका प्रतिनिधित्व करता है भारत का नरम शक्ति स्थिति को निर्माण के सैद्धांतिक ढांचे को भारत के नए विचार, डिजिटल इंडिया, व्यापार संवर्धन और योग कूटनीति के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाया गया है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा शक्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की समाज की विभिन्न स्तरों पर सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व के विश्वव्यापी विचारों की लोकप्रियता विचारणीय है। तो इस प्रकार ये गद्यांश है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो जिसमें क्वेश्चन आया था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन क्षेत्रों में है। कोट वाला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा उत्तर देने होंगे। इसमें पुरातत्व, लोक साहित्य, पर्यटन, योग या शिक्षा, कौन से वाला इसमें सही आंसर है। अब इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए को माना गया था, जिसमें ये सारे जो है आ जाएंगे, जिसमें पुरातत्व, लोक साहित्य, पर्यटन, योग और शिक्षा, तो इन सभी को इसमें माना गया था। इसके बाद है कौन सी भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, व्यापार संवर्धन, योग, कूटनीति।
और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो कौन सा है, कुशल भारत। नेक्स्ट आ जाता है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन कौन सा है, बौद्ध मता का, योग, क्रिकेट, रामायण या फिर संस्कृत का। तो भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है, कौन सा है, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, ए और डी वाला, बौद्ध मता और रामायण। इसके बाद है भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है, रामायण, बहुस्तरीय बंध, व्यापार संवर्धन या व्यक्तिगत संपर्क पर। तो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है तो किस पर है, और ये मानी गई है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो बी और डी, बहुस्तरीय बंध और व्यक्तिगत संपर्क पर। नेक्स्ट आ जाता है जो गद्यांश हमने पढ़ा, इसका जो मुख्य तथ्य कौन सा है, भारत का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्द संबंध हेतु संस्कृति की भूमिका, भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता या ब्रिक्स देशों के साथ संबंध। तो इसका जो मुख्य तथ्य कौन सा है, और मुख्य तथ्य है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्द पूर्ण संबंध हेतु संस्कृति की भूमिका। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखें जिसमें एक विक्रेता द्वारा जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक बेचे गए निजी समगणों के वितरण की प्रतिशतता और एचपी और डेल कंपनियों की समान अवधि में विक्रेता निजी समगणों के बीच का अनुपात दिखाया गया है। इसी अवधि में विक्रेता जब सभी निजी समगणकों की कुल संख्या 45,000 है तो तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, निजी समगणकों को मासिक विक्रय का वितरण, साथ में मास महीना दिया गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, और उसके बाद है निजी समगणकों को मासिक विक्रय का वितरण का प्रतिशत और एचपी और डेल का प्रतिशत। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि जो डेल कंपनी है इनके द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए समगणकों की संख्या का अनुपात किसमें, जुलाई में, कौन सा है, जुलाई, ये वाला, जुलाई और दिसंबर में इनका जो अनुपात है ये कितना है। और यहाँ पर जो इसमें अनुपात की बात हुई जो ऑप्शन सी में है, 119 और 135। इसके बाद है जुलाई के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी समगणकों की संख्या, दिसंबर महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी समगणकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर कितना है, ये 130% इसमें माना गया है। इसके बाद है, अगर अक्टूबर के दौरान डेल कंपनी के विक्रेता ने निजी समगणक पर 433 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो तो उसमें विक्रेता को कितना लाभ मिलेगा। तो कितना लाभ यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 649,500 का, 6,49,500 रुपये का। इसके बाद आ जाता है अगस्त और सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी समगणकों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है, तो ये है 10,000 रुपये। इसके बाद अगर नवंबर में एचपी कंपनी के 35% निजी समगणक छूट पर बेचे गए तो उसी महीने में एचपी कंपनी के कितने निजी समगणक बिना छूट के बेचे गए। अगर एचपी के 35% निजी समगणक छूट पर बेचे गए तो उसी महीने में एचपी कंपनी के कितने निजी समगणक बिना छूट के बेचे गए। तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर ये 832 है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने वाला। सूची 1 में जो है यहाँ पर HTML, वेब 2.0, 3.0, BOIP ये दिखाए गए, साथ में जो सूची 2 है। अब इनका मिलान करना है और जब हम इनका मिलान करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बनेगा इसमें। तो जैसे HTML है तो इसका जो संबंध है ये 3 से माना गया है। वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। और वेब 2.0 तो इसका संबंध जो है ऑप्शन 4 से हो जाएगा, तो कोलैबोरेटिव वेब से। और 3.0 तो इसका संबंध जो एक है इससे हो जाएगा, तो सेमेटिक वेब से। तो ये किससे है, सेमेटिक वेब, सेमेंटिक
सिमेंटिक वेव, तो ये इससे है। और जो बी ओ आई पी इसका संबंध, तो इसका संबंध जो है कि यहाँ पर बच गया है फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग। तो इस प्रकार से होगा इनका मिलान। अब यहाँ पर आ जाता है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो दो कथन है यहाँ पर, एक अभिकथन है इसके रूप में लिखित है, तो दूसरा उसका कारण है। अभिकथन है कि जब निराकरणीय परिकल्पना एच स्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 होगी। इसका कारण है कि निराकरणीय परिकल्पना H0 एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा H1 सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृति की प्रीति में आ जाती है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही कौन से वाला है। अब इन में अगर हम सही देखें तो ऑप्शन जो एक है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर ये सही है कि वह सांख्यिकी परिकल्पना जिसका परीक्षण करना होता है निराकरणीय परिकल्पना कहलाती है। जबकि निराकरणीय परिकल्पना स्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना। निराकरणीय परिकल्पना H एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा H सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृति की प्रीति में आ जाता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर दोनों को माना गया है। इसके बाद है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षा का प्रयुक्त गुण है। संरचना, शिक्षा कार्य, पूर्व अभिमुखीकरण, अनुदेश विविधता, पाठ स्पष्टता या पूछताछ। तो कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षा का प्रयुक्त गुण है। अब प्रयुक्त गुण कौन सा है, कोट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो इसमें माना गया, जिसमें बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और साथ में जो टी है। तो ये जो विशेषताएं इनमें से व्यवहार प्रभावी शिक्षा का है, तो जिसमें शिक्षा कार्य पूर्व अभिमुखीकरण होगा, अनुदेश विविधता और पाठ स्पष्टता। इसके बाद है कौन सा है कथनीय संकेत। अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह, पिच, दर रेट, मात्रा वॉल्यूम और विराम पोज का प्रयोग शामिल है। तो ये कौन सा है, तो कौन सा अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह, दर, मात्रा, विराम इनका प्रयोग शामिल है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है, तो कौन सा है, ये पराभाषा है। इसके बाद आ जाता है जो कोविड-19 जो कोरोना काल में जो बीमारी थी, तो यह कोविड-19 का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ ही जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो नीचे दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और इसमें कथन है कि मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। अब कौन से वाला सही है इसमें, और इसमें अगर हम यहाँ पर सही देखें तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही है, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो गलत है। तो पहले वाली बात तो सही है, इसका प्रभाव जो जरूर पड़ता है प्रदूषण का। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। कथन है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसका कथन दो है, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में ICT सहायक होता है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। अब सही कौन सा है, तो इसमें सही जो ऑप्शन डी को माना गया है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो इसमें सही है, पहले वाला गलत है। तो दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में ICT सहायक होता है, तो इसको जो है यहाँ पर सही इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य का 25% है तो यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य हम मान लेंगे, माना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, और जो क्रय मूल्य है ये कितना होगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुणा में 25 और बटा में 100, तो कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। इसके बाद
लाभ, लाभ क्या होगा, तो 100 में से 25 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 प्लस में 75। और जब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणा में 100, लाभ गुणा में 100 और बटे में जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 गुणा में 100 बटे में 25 बराबर है यहाँ पर, क्योंकि 100 में से 75 आएगा, तो 75 गुणा 100 बटे 25, तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 3000, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300, 75 चौके 300, तो 300 जाए यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। कथन एक है कि शिक्षण के प्रगामी प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है और इसकी शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी ही नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। अब इसमें कथन दो कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो कौन से वाला इसमें सही है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन एक है इसमें। कथन एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं, तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो वर्तमान जो समय है इसमें शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं समझा जाता और न ही केवल विद्यार्थियों को केवल सूचना देने तक सीमित है। ज्ञान प्रदान करते समय अध्यापक को विषय वस्तु के विविधवत प्रस्तुतिकरण के साथ साथ बच्चे की ओर भी ध्यान देना होता है और शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध और मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है। इसलिए शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं है अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। इसके बाद है कि विक्रेता 26 किलो चावल रुपये 20 किलो की दर पर खरीद कर उसमें दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल मिला देता है जिसे उसने रुपये 36 किलो की दर से खरीदा था। इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को रुपये 30 किलो की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका जो यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो निकल के आएगा ये 5% निकल के आएगा। इसके बाद एक दुग्ध विक्रेता रुपये x लीटर के दर पर दूध खरीद कर 2x लीटर की दर पर बेचता है और बावजूद इसके बाद 2 लीटर पानी प्रत्येक 6 लीटर दूध में मिला देता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा? तो उसका जो लाभ का प्रतिशत तो रहेगा यहाँ पर 166.66 रुपये। तो इसमें क्या दूध जो विक्रेता उसका जो क्रय मूल्य है होगा वो हो जाएगा x गुणा में 6 अर्थात 6x और दूध विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है तो ये हो जाएगा 2x गुणा में 2 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 8 बराबर में 16x। और फिर जब हम लाभ निकालेंगे लाभ, तो लाभ हो जाएगा 16x और माइनस में 6x बराबर में हो जाएगा 10x। और फिर लाभ प्रतिशत तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10x और गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 166.66%। तो ये हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे, ये लाभ का सूत्र कौन सा होता है लाभ का? तो ये होता है लाभ गुणा में 100 बटे में जो क्रय मूल्य है। और जब हम इसके बटे में करते हैं यहाँ पर 6 तब आता है ये वाला। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संबंधित किया जा रहा है? एकल सांस्कृतिक मूल्य, बहुसांस्कृतिक, क्षेत्रीकरण या आत्म केंद्रित। तो कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संबंधित किया जा रहा है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो कौन सा है? बहुसांस्कृतिक
मूल्य है। नेक्स्ट आ जाता है मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। अधोलिखित कथनों में से कथन उपरोक्त संदर्भ में सही है, तो कौन से वाला है सही इसमें? तो यहाँ पर अगर हम इसमें सही को देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसी को जो है यहाँ पर सही माना गया है कि कोई भी मूलतः समतावादी समाज ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। तो दिए गए कथन का यही प्रवर्तित वाक्य है और तार्किक रूप से समतुल्य है। इसके बाद आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। यहाँ पर सूची 1 में पद्धतियाँ, 2 में जो 2 है इसमें मुख्य विशेषताएं बतलाई गई हैं और कुट वाला क्वेश्चन है। तो जब हम इसे मिलान करेंगे तो यहाँ पर कौन से वाला सही आंसर बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो इसको मिलान करके हम देख लेते हैं तो कौन सा बनेगा इसमें। तो जैसे प्रयोगात्मक है तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 से माना गया है कि विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। और अगर हम कार्योत्तर को देखें तो कार्योत्तर का जो संबंध है ऑप्शन 3 से है कि दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक घर में हेरफेर किया जाता है। और अगर हम यहाँ पर वर्णात्मक को देखें तो ये ऑप्शन 2 वाला है, परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। और अगर हम यहाँ पर ऐतिहासिक देखें तो जो यहाँ पर एक हमारा बच गया है तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा कि आंतरिक समालोचना बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीय खातों का समावेश होता है। इसके बाद है संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली संख्या 3 संख्याओं के योग का 1/3 है। तो पहली संख्या जो है इसका मान है, पहली संख्या का मान होगा। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितना है यहाँ पर 15 जो है माना गया है। इसके बाद है ऋण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? स्मृति स्तर, अबोध, विमर्शी चिंतन या स्वायत्त विकास स्तर पर? तो ऋण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? और जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा विमर्शी चिंतन स्तर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं तो इनका मिलान करना है। यहाँ पर सही बताना है, कथन अभिकथन वाला है ये। तो यहाँ पर अभिकथन है कि अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन देख लेते हैं। तो संग्रहणीय विकास लक्ष्य MDC की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। इसका कारण देख लेते हैं, कहीं SDG अंतःसंबंध है। अब कौन से वाला इसमें सही होगा? अब इसमें अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन जो है ए को इसमें सही माना गया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों का एक सेट होता है जिसे सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य हैं और 169 विशेष लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर भी कथन वैसे ही है, कथन निष्कर्ष वाला। तो इसमें कथन है कि प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। और इसका कथन है कि मौखिक भाव तथा भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। अब सही कौन सा है? अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला। यहाँ पर भी क्या है, इन दोनों को ही सही माना गया है। संप्रेषण लिखकर, बोलकर और अंगिक हावभाव के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करने की योग्यता है ताकि हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुँचा सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि गृहता ने उसे भलीभांति समझ लिया है। जबकि दृश्य संप्रेषण का अर्थ होता है किसी संदेश को चित्रण एवं उसकी आवाज़ के साथ श्रोता तक पहुँचाना। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। पहला कथन है कि MOOC का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। MOOC
MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इसका कथन है कि LWAYAM, इसका मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स होता है। तो कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, कथन एक सही है लेकिन दूसरे वाला गलत है। तो ये जो मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है, किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक मॉडल है और इस पाठ्यक्रम में उपस्थिति की कोई सीमा नहीं, जबकि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स, जिसे हम स्वयं कह देते हैं SWAYAM, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया छात्रों के लिए एक योजना है और इस योजना से सरकार छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है कौन सा देश 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? ये भारत है। इसके बाद है नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तो एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ पर अभिकथन है कि शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को सम्मिश्रित करता है, इसलिए यह अनुदेशन एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। और इसका कारण देखें तो अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो कौन से वाला इसमें सही है? इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए को माना गया है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद आ जाता है न्यायिकों के अनुसार हम एक्स और वाई में सार्वभौमिक सहगामिता का संबंध सुनिश्चित करते हैं। एक्स और वाई के बीच अपरिहार्य तादात्म्य तथा एकात्मकता का संबंध सुनिश्चित होने पर ही हम संबंध को सुनिश्चित कर सकते हैं। बी में बताया गया कि सभी परिस्थितियों में एक्स की उपस्थिति के साथ वाई की उपस्थिति को अनुभव करके या समझकर। सी में है कि हम संबंध को तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब हम एक्स और वाई के बीच कार्यकारण संबंध सुनिश्चित कर लें। और डी में बताया गया कि एक्स की उपस्थिति के साथ वाई की अनुपस्थिति या वाई की उपस्थिति के साथ एक्स की अनुपस्थिति का कोई भी दृष्टांत अनुभव न करके। कोट वाला क्वेश्चन है, तो कौन से वाला इसमें सही होगा? एक्स और वाई के सार्वभौमिक सहगामिता का संबंध अगर हम सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है, इसको माना गया कि हम संबंध को तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब हम एक्स और वाई के बीच कार्यकारण संबंध सुनिश्चित कर लें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान ही करना है। पहले में संप्रेषण के प्रकार हैं और दूसरे में विशेषताएं हैं। और इसमें जो है यहाँ पर सही आंसर हमारा वह बताना है कि कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम सेंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो डी जो है इसको हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अधोगामी संप्रेषण। और अधोगामी संप्रेषण जो है इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 से है। अधोगामी संप्रेषण क्या है? तो यह है किसी भी संस्था का सर्वमान्य संप्रेषण तंत्र। और उपरिगामी संप्रेषण इसका संबंध है 3 से। वर्तमान विषयों एवं समस्याओं को प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है। और क्षैतिज संप्रेषण इसका संबंध ऑप्शन 2 से है। कार्य समन्वय हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम बनाता है। और ग्रेप वाइन संप्रेषण इसका जो संबंध है फिर ये ऑप्शन जो 1 है, तो इससे जा माना गया है। संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रमुखता से बढ़ता है। इसके बाद आ जाता है CBCS। इसका जो यहाँ पर मतलब क्या है और इसका अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन बी में है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से। इसके तहत अब कोई भी स्टूडेंट अपने कोर्स में से
कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम के अपने पसंदीदा 1 या 2 विषयों को चुनने का नियम है। मतलब इसमें ये चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद आ जाता है नीचे 2 कथन है यहाँ पर। पहला विकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो अब कथन देख लेते हैं यहाँ पर। मानवता और प्रकृति के अन्योन्य ने पारिस्थितिकी तंत्र। तो अभिकथन है, मानवता और प्रकृति के अन्योन्य के पारिस्थितिकी तंत्र उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण संबंध को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। इसका कारण दिया गया कि धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। तो कौन से वाला अब इसमें सही है? और सही के अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन जो है ए, ये माना गया है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। तो मानवता और प्रकृति के अन्योन्य ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण परिस्थिति तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है और परिस्थिति तंत्र में मौसम, जलवायु तथा कई मानवजन्य प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव बाढ़, जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रहा है और धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। तो इसी कारण से जो इसको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर दोबारा से सूची का मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है और मिलान करने में जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन बी वाला जो है ये हो जाएगा। तो इनको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला आया था हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 3 से है। इसमें प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुसरण के उद्देश्य है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? प्रथमतः अधिगम के अभिप्रेरणा और अनुसरण के उद्देश्य है। और जो दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 से है। प्रथमतः निपत्तर प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। और जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 से हो जाएगा। विद्यार्थी की तुलना में पूर्व निर्धारित स्तर से करता है ये निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। और मानक संदर्भित मूल्यांकन, तो इसका संबंध जो ऑप्शन 1 में है इससे हो जाएगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन का एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ऐसे इसका मिलान होगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर भूकंप की संभावनाएं हैं? भूकंप की जो संभावनाएं हैं ये 57% पर है। इसके बाद है नीचे दी गई विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करें। गुणात्मक शोध कौन सा है? गुणात्मक शोध जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। ए, सी और ई इसमें आ जाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर ए, सी और ई को। यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है। तो कौन सा है? गुणात्मक शोध प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है। सी है कि विद्यार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थिति में निमग्न हो जाता है। और ए है कि इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। तो इनको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग का मतलब क्या है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो इसमें सेंसर जो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये NITI है नीति। तो नीति आयोग का मतलब यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से है। भारत सरकार के द्वारा गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के रूप में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सरकार के थिंक टैंक के रूप में निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। तो 2005 में आया था ये, 2015 में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भी कथन और कारण वाला ही है। तो इसमें देख लेते हैं विकथन क्या है। संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है। संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है जिसे शाब्दिक शोर कहते हैं। इसका कारण अगर हम देखें तो भावार्थक या वस्तुअर्थक
दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक स्वर ही हैं। तो कौन से वाला अब सही बनेगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अब इसमें क्या है, ए को गलत माना गया है, आर को सही माना गया है। तो ये जो आईसीटी है इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहा गया है। इसका उपयोग समय के साथ विकसित हुआ है और समय के साथ तेजी से बढ़ भी रहा है। नागरिक सेवा में आईसीटी की भूमिका नागरिक दस्तावेज तक पहुंच तथा ऑनलाइन भुगतान दोनों से संबंधित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से कथन नागरिक सेवा में आईसीटी की भूमिका से संबंधित है? इसका जो यहाँ पर संबंध ऑप्शन ए से माना गया है, बी सी इसमें हो जाएंगे। तो ए में नागरिक दस्तावेज तक पहुँच, बी में ऑनलाइन भुगतान और सी में संपूर्ण देश में बेहतर चिकित्सा शिक्षा। इसके बाद आ जाता है दो प्रतिज्ञप्तियाँ व्याघाती है। यदि एक दूसरे का निषेध करती है या नकार करती है। अगर दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन दोनों सत्य नहीं हो सकती। अगर उनके उद्देश्य और विधेय पद भिन्न है, गुण मात्रा भी अलग है। अगर उनके उद्देश्य और विधेय समान है और केवल मात्रा में तो भिन्न है परंतु गुणवत्ता में भिन्न है। कौन से वाला सही होगा इसमें? अब तो इसमें देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए वाला बनेगा ये, कि एक दूसरे का निषेध करती है और नकार भी करती है। तो दो प्रतिज्ञप्तियाँ व्याघाती होती हैं। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित सूची में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचानिए। समय, दूरी, उपेक्षित अनुदेश, सोच विचार को कूटबद्ध करना, सोच विचार को विकूट बंद करना, ये तार्किक क्रम। तो संप्रेषण की बाधाओं को बताइए। और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में ए और बी हो जाएंगे इसमें। तो समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने वाला, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा कौन सा बनेगा, सी वाला हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं सी वाले में कौन सा बनेगा इसका। जैसे व्याप्ति है तो व्याप्ति का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है यह टू से है, हेतु और साध्य का तो इसका 2 ये 4 है, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं इसको हम। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर व्याप्ति का हो जाएगा ये वाला सार्वभौमिक सहगामिता। और जो लिंग है लिंग का हो जाएगा संकेत अथवा कारण, ये हो जाएगा बी का। साध्य की बात करें जो सी है इसका हो जाएगा गुणधर्म का अनुमान। और जो एक बच गया डी पक्ष, तो इसका हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में है हेतु और तो यहाँ पर जो है इसमें व्याप्ति का तो हो गया ये वाला सार्वभौमिक सहगामिता। लिंग जो है लिंग का हो जाएगा संकेत कारण। और जो साध्य है साध्य का हो जाएगा एक वाला ये सी का हो जाएगा गुणधर्म अनुमान। और जो इसका है फिर जो 2 है हेतु और साध्य का स्थान। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करने का ही है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो जैसे पृथ्वी दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर। और पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हो जाएगा 24 जनवरी। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है पी और क्यू की औसत आई है 50-50 5,400 रुपये। क्यू आर की औसत मासिक आय है 6,250 रुपये। पी और आर की औसत मासिक आय है 52 रुपये। तो पी की जो मासिक आय है वो कितनी होगी? तो मासिक आय की बात करें तो कितनी होगी, तो इसमें देखें तो ये हो जाएगी 4,000 रुपये। इसके बाद है दशमलव संख्या 67,625 जो है इसका द्विधारी समतुल्य क्या होगा?
द्विधारी समतुल्य। अब इसका जो द्विधारी जो यहाँ पर समतुल्य है ये ऑप्शन डी वाला है। इसके बाद दोबारा से हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अब कथन देख लेते हैं क्या है इसमें। भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेतुआभास अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान है। इसका कारण देखें तो हेतुआभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है जो अभिज्ञात हो जाए तो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति का निवारण करता है। कौन से वाला सही होगा इसमें? ऑप्शन 1 वाला ही हो जाएगा इसमें। तो कथन 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। तो ये जो भारतीय मूल तर्कशास्त्र जो है इसके अनुसार हेतुआभास अनुमान का दोष नहीं बल्कि व्यवधान है, और हेतुआभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है जो अभिज्ञात हो जाए तो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति का निवारण करता है। इसके बाद आ जाता है एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे समगणक के अंगों के दिए गए क्रम में से सही क्रम जो है वो आपने बताना है। सही क्रम कौन से वाला है? सही क्रम जो ऑप्शन डी वाला है इसमें। तो सबसे पहले CPU कैशे मेमोरी आ जाएगी। तो इसमें क्या है, इनका सही क्रम कौन से वाला बताना था? तेज से सबसे धीमा, सबसे तेज से धीमा। तो सबसे जो तेज है यहाँ पर इसको माना गया है कैशे को। और C के बाद फिर रैम आ जाएगी, रैम दूसरे नंबर पर। इसके बाद HDD आ जाएगी। पहले जो HDD होती थी हार्ड ड्राइव HDD, तो अब जो उसके स्थान पर क्या है SD आ गई है, ये वाली SSD। और इसकी स्पीड तेज़ होती है उससे, तो ये आ जाएगी। और फिर लास्ट में ऑप्टिकल ड्राइव जो है ये वाली आ जाएगी। तो ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले कैसे, रैम, SSD और फिर ऑप्टिकल ड्राइव। इसके बाद निम्नलिखित शोध में से किसमें सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं और इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रयोगात्मक अध्ययन में। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।